जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं वो क्या है, गृहिणी है, और अन्नद्रव्यशूल परिणामशूल में डिफरेंस है, अम्लपित्त है, और गुल्म से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, छर्दी से कम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा भस्मक रोग है, इससे भी जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछ लेते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 4:05 तक सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि फिर मैंने जैसा कल भी कहा था कि बार बार जो है वो फ्लो टूटता है और डिस्टरबेंस क्लास में क्रिएट होती है। तो कोशिश करें कि 4:05 तक आप सभी लोग क्लास जो है वो मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें। और तो अभी शुरू करते हैं। और आज जो लोग भी नए क्लास कर रहे हैं या जिनका भी कांटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है वो लोग आज प्लीज़ अपना नाम और कांटेक्ट नंबर मुझे बता दें, और या फिर मैं अपना कांटेक्ट नंबर बता दूंगी तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, जो लोग भी क्लास कर रहे हैं नया क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो सब लोग लास्ट में मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर लें। ठीक है, तो अभी अब क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि पहले हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट बीमारियों के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है गृहिणी के बारे में, परिणामशूल, अन्नद्रव्यशूल, अम्लपित्त और गुल्म और उदर रोग और भस्मक रोग। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बता दूंगी, और जो मतलब जिससे व्याधि से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको उसी तरीके से बता दूंगी। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लपित्त, परिणामशूल और अन्नद्रव्यशूल के बारे में। ठीक है, तो अम्लपित्त क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, अम्लम च पित्तम अम्लपित्तम, यानी कि पित्त का अम्लीय होना ही क्या है, अम्लपित्त कहलाता है। अगर आप वहाँ पे छोटा सा श्लोक बोल देते हैं तो एक लाइन का है, बहुत इजीली याद हो सकता है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो लास्ट में मैं इसे लिखा भी दूंगी, तो वहाँ पे क्या एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ जाता है और ये याद करने में कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, अम्लम च पित्तम अम्लपित्तम, यानी कि पित्त का अम्लीय भाव होना क्या है, अम्लपित्त कहलाता है। इसका मतलब है ऐसा रोग जिसमें आहार क्या है जब आमाशय में पहुंचता है तो वहां पर क्या है वो पित्त से मिलके क्या है विदग्ध हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है अम्ल उद्गार, यानी कि खट्टी गले में क्या खट्टी डकार जैसी आती हैं, खट्टी क्या मतलब जैसे तीक्ष्ण जलती हुई सी डकार से जलन सी महसूस होती है, उसे क्या है हम लोग अम्लपित्त बोलते हैं। इसे मॉडर्न में हम लोग हाइपर एसिडिटी, या जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आम भाषा में कि गैस की परेशानी या गैस बनती है ना, उससे कोरिलेट करते हैं। तो अम्लपित्त का कोरिलेशन हाइपर एसिडिटी से होता है। इसमें क्या होता है, जो आहार, ऐसी व्याधि जिसमें आहार आमाशय में पहुंचकर पित्त से विदग्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या अम्ल उद्गार की परेशानी होती है, समस्या उत्पन्न होती है, उसे क्या है हम लोग अम्लपित्त कहते हैं। ठीक है, अम्लपित्त का अगर हम लोग डिवीजन करें या क्लासिफिकेशन इसका करें तो हम इसके दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक तो अम्लपित्त की गति कैसी है, यानी कि ऊर्ध्व अम्लपित्त और अधोग अम्लपित्त, और दूसरा दोषों के संसर्ग के आधार पर अगर करें तो वाताधिक अम्लपित्त, कफादिक अम्लपित्त और वात कफादिक अम्लपित्त। यानी हम लोग इसका जो भेद है वो दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो मार्ग के अनुसार या गति के आधार पे ऊर्ध्व अम्लपित्त और अधोग अम्लपित्त होता है, दूसरा दोषों के संसर्ग के आधार पे वाताधिक अम्लपित्त, कफादिक अम्लपित्त और वात कफादिक अम्लपित्त। ठीक है, जो ऊर्ध्व अम्लपित्त होता है इसमें कफ का संसर्ग होता है, तो जो ट्रीटमेंट होगा वो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वमन इसमें कराते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो अन्नद्रव्यशूल है ट्रीटमेंट में एक साथ बता दूंगी, इसीलिए मैं पहले अन्नद्रव्यशूल और परिणामशूल के बारे में बता रही हूँ। जो अन्नद्रव्यशूल है उसका क्या मीनिंग होता है, जीर्णे जीर्यते अजीर्णे व यत् शूलम अन्नद्रव्यशूलम, यानी कि ऐसा शूल जो खाना पचने के समय, पचने के बाद या फिर किसी भी समय, यानी जो शूल हमेशा लगातार होता है उसे क्या बोलते हैं, अन्नद्रव्यशूल बोलते हैं। यानी कि वह शूल जिसका भोजन के पाचन होने ना होने से कोई संबंध नहीं होता है, और जो शूल क्या है, जो यानी जो दर्द क्या है, जो पेन हमेशा होता रहता है उसे क्या कहते हैं, अन्नद्रव्यशूल कहते हैं। जबकि परिणामशूल क्या होता है, परिणाम परिणाम समझ में आ रहा, परिणाम क्या होता है, किसी भी चीज का रिजल्ट होता है। तो यानी जब आहार का पाचन हो जाएगा, जब क्या है खाना पच जाएगा और खाने के पचने के बाद जो शूल होता है, जो पेन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम शूल से कोरिलेट कहते हैं। ठीक है, परिणाम यानी कि किसी चीज के रिजल्ट के बाद, यानी कि जब आहार का पाचन हो जाता है तो उसे आहार का पाचन होने के बाद जो पेन स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं,
परिणाम शूल बोलते हैं। और वह शूल जिसका भोजन के पकने ना पचने से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो भोजन के पचने से पहले भी हो सकता है, भोजन के पचने के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अन्नद्रव शूल बोलते हैं। अन्नद्रव शूल को हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर से कोरिलेट करते हैं, जबकि जो परिणाम शूल है उसे हम लोग क्या ड्यूडेनल अल्सर से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, परिणाम शूल जो है उसके 7 टाइप्स बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज। ठीक है, तो परिणाम शूल के आचार्यों ने 7 भेद बताए हैं। दोषों के आधार पर इसके 7 भेद बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज। अब अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो तीनों में ही, चाहे अम्लपित्त हो या अन्नद्रव शूल हो या परिणाम शूल हो, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें जो औषधियां हैं वो थोड़ा मिलती जुलती रहती हैं। अम्लपित्त में क्या होता है? पित्त की प्रधानता होती है। ठीक है, इसकी जो संप्राप्ति में थोड़ा सा अम्लपित्त और परिणाम शूल या अन्नद्रव शूल में जो डिफरेंस है वो ये है कि अम्लपित्त जो है वो स्टार्टिंग की स्टेज है, यानी कि अभी क्या हुआ है, जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने निदान सेवन है, निदान सेवन से क्या हुआ? अग्नि की तुष्टि हुई। अग्नि तुष्टि होने के कारण क्या होता है? पित्त का विदग्ध होता है। पित्त विदग्ध होके क्या करता है? जो आमाशय है उसमें क्षोभ उत्पन्न करता है। आमाशय में क्या होता है? पित्त का विदग्ध होता है, जिसकी वजह से आहार का क्या होता है? अम्लीय भाव हो जाता है, और आहार के अम्लीय भाव होने से अम्लोद्गार की उत्पत्ति होती है। जबकि इसमें अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल में क्या होता है? जो ये विदग्ध पित्त होता है ये आंत में क्या है? क्षोभ करता है, और क्षोभ की वजह से क्या होता है? आंतों में शोथ हो जाता है। यानी एक तरीके से हम लोग बोले तो जो अल्सर बोलते हैं ना, क्षोभ होना, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है आंतों का, तो उसे क्या बोलेंगे? यानी कि ये इसकी एडवांस स्टेज है। अम्लपित्त की एडवांस स्टेज में क्या होता है? अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल होता है। ठीक, अम्लपित्त में भोजन का क्या होता है? अम्लीय भाव होता है, जिसकी वजह से अम्लोद्गार होती है। जबकि जो अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल है, इसमें जो विदग्ध पित्त है वो आंतों में क्या है? क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ के कारण क्या होता है? आंतों में शोथ होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या है? फिर पेन होता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है आंतों का, जिसकी वजह से फिर क्या? पेन होता है। तो इसे क्या है? अन्नद्रव शूल बोलते हैं और परिणाम शूल कहते हैं। तो अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल बेसिकली क्या है? अम्लपित्त की एडवांस स्टेजेस हैं। ठीक है, अब जो अम्लपित्त होता है इसमें पित्त की प्रधानता होती है, जबकि अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल है तो जैसा हम लोग जानते हैं कि शूल जो है वो कभी भी क्या है? बिना वात के नहीं हो सकता है। शूल, जहां कहीं भी शूल यानी पेन होगा वहां पे क्या है? वात का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो अन्नद्रव शूल में और परिणाम शूल में क्या होता है? त्रिदोष का प्रकोप होता है। इसमें भी अगर हम बात करें तो वायु जो है वो समान वायु होती है, कफ जो है वो क्लेदक कफ होता है, और पित्त जो है वो पाचक पित्त होता है। यानी तीनों वो वात पित्त कफ में वो टाइप इन्वॉल्व होता है जो कि क्या है? खाने के डाइजेशन से रिलेटेड होता है। समान वायु, पाचक पित्त और क्लेदक कफ। ठीक है, ये अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल। अन्नद्रव शूल, परिणाम शूल त्रिदोषज होते हैं, इनमें वात की प्रधानता होती है, जबकि अम्लपित्त क्या होता है? इसमें पित्त की प्रधानता होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी अन्य जो अम्लपित्त है इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, देश का महत्व होता है थोड़ा सा, कि ये आनूप देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, 3 तरीके के देश बताए गए हैं आयुर्वेद में: आनूप, जांगल और साधारण। ठीक है, तो जो आनूप देश है वहां पे क्या होता है? वात पित्त की प्रधानता होती है। जो आनूप देश के लोग होते हैं वहां पे ये क्या है? ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। और इसी के लिए ये बोला है कि अगर व्यक्ति जो है वहां रह के ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसे देशांतर गमन के लिए भी कहा गया कि वो क्या अपने रहने का स्थान जो है उसे चेंज कर दे, दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो जाए। ऐसा भी इस ट्रीटमेंट में बताया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें देशांतर गमन के लिए पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है, तो वो अम्लपित्त है, क्योंकि ये आनूप प्रदेश के वासियों में ये व्याधि ज्यादा होती है। तो अगर वो ठीक नहीं हो रही है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये देशांतर गमन से रिलेटेड है कि ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें मतलब आप लोग ये बोलते हैं कि व्यक्ति का अगर वो व्याधि ठीक नहीं हो रही है तो वो देशांतर गमन कर ले या एक प्रदेश से वो दूसरे प्रदेश में रहने चला जाए, तो उसमें क्या कहते हैं कि ये जो है वो अम्लपित्त में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है? हम जानते हैं कि अम्लपित्त जो है वो पित्त प्रधान व्याधि है, तो इसमें विरेचन सबसे पहले तो ट्रीटमेंट वही है सेम, निदान परिवर्जन, यानी जिन भी कारणों से, यानी देखिए इसमें क्या होगा? जो भी पित्तवर्धक कारण है वो सभी क्या है? इसके निदान होंगे, यानी कि उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, अम्ल, लवण, इस तरीके के पदार्थों का क्या है? ज्यादा सेवन करने से, यानी जंक फूड है, मिर्च मसाला है, पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, ज्यादा धूप में बैठने से, ज्यादा व्यायाम करने से, ज्यादा क्या है? क्रोध करने से, है ना। इसकी और साथ ही साथ इसमें मानसिक कारण भी इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होते हैं, वही जैसे भय है, चिंता है, शोक है, इन सब की वजह से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है बॉडी में। तो जो ये कारण है, जो ये निदान है, हम लोग पेशेंट को क्या है, इनको परिवर्जन यानी कि इस तरीके के खाना खाने से क्या उसे मना करेंगे, बासी खाना है या बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना है, तला भुना खाना है, बाहर का ऑयली फूड है, या फिर क्या पैक्ड फूड जो आते हैं उन्हें अवॉइड करेंगे ना, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरीके के फूड को क्या हम उससे लेने के लिए मना करेंगे। ठीक है, कि निदान परिवर्जन करना, जिस भी कारण से क्या है अम्ल पित्त की उत्पत्ति हो रही है, उसे क्या है उस कारण को त्याग करना है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, संशोधन चिकित्सा की अगर बात करें तो जो ऊर्ध्व अम्ल पित्त है उसमें क्या है, कफ का संसर्ग है, तो इसमें हम लोग क्या है वमन कराएंगे, वमन के कार्य द्वारा क्या है दोष को बाहर निकालेंगे। और जो अधोग अम्ल पित्त है उसमें हम लोग विरेचन कराएंगे। इसी तरह एक होता है नवीन अम्लपित्त और जीर्ण अम्लपित्त। नवीन यानी कि जो अभी रिसेंट में अम्लपित्त हुआ है, तो उसमें क्या होता है, वमन और विरेचन कराने से कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है और दोष क्या है शांत हो जाते हैं। लेकिन जो जीर्ण अम्लपित्त है यानी लंबे समय से चला आ रहा अम्लपित्त है, उसमें क्या आस्थापन और अनुवासन दस्ती का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अधोग अम्लपित्त में क्या है विरेचन कराएंगे, ऊर्ध्व अम्लपित्त में कफ का संसर्ग है तो इसमें हम लोग क्या वमन कराएंगे, और जो जीर्ण अम्लपित्त है उसमें क्या आस्थापन और अनुवासन दस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके साथ ही साथ जो इसकी संशमन औषधियां हैं उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, जितनी भी पित्त शामक औषधियां हैं, ऐसी जो भी औषधियां जो कि क्या पित्त का शमन करेंगी, वो सभी हम लोग क्या है अम्ल पित्त में, परिणामशूल में, अन्नद्रव्यशूल में उनका क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो अम्ल पित्त की कुछ मेडिसिन बहुत ही फेमस है, जैसे कि सूत शेखर रस है, लीला विलास रस है, काम दुधा रस है, ये सभी क्या ये पित्त शामक है, ये क्या पित्त जो है उनको क्या शांत करती हैं। तो ये मेडिसिन इजीली अवेलेबल हैं और ये बहुत फेमस मेडिसिन हैं, और तो इनको आप अभी मैं एक एक करके बोल दूंगी तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जैसे आंवले की चूर्ण है, हरित की चूर्ण है, या फिर शतावरी चूर्ण है, या अविपित्तकर चूर्ण है। अविपित्तकर चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी मतलब वो सुनना चाहते हैं, जैसे एक होता है ना कि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे क्या सुनना चाहते हैं, तो ये जैसे अविपित्तकर चूर्ण है, ये इसी तरीके का है कि वो सुनते चाहते हैं कि आप इसको बताएं, अविपित्तकर चूर्ण। ठीक है, इसके बाद क्या है आंवले की चूर्ण है, जैसे शतावरी चूर्ण है, ठीक है, वो क्या है आप इसमें दे सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसकी अन्नद्रव्यशूल और परिणामशूल की, तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले क्या करना है, निदान परिवर्जन, वही जो ट्रीटमेंट है वो वही सेम है, निदान परिवर्जन कराना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, हमें लंघन कराना है, यानी कि पेशेंट को कुछ टाइम के लिए खाना नहीं देना है, या फिर लिक्विड डाइट देनी, या बहुत ही सुपाच्य यानी हल्का भोजन देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आते हैं जो स्टमक है उसको क्या थोड़ा सा रिलैक्स होगा, वहाँ पे टाइम मिलेगा, वहाँ पे जो हील जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो भी शोथ हुआ है, उसको क्या हील करने का टाइम मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे। लंघन कराने के बाद फिर वही संशोधन चिकित्सा करनी है, जिसमें कि क्या है वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे और बस्ती कर्म कराएंगे, जैसा कि हम अम्लपित्त में करा रहे थे। तो निदान परिवर्जन, फिर लंघन, फिर उसके बाद क्या वमन विरेचन और बस्ती कर्म करेंगे। इसी तरह जो अन्नद्रव्यशूल है उसमें क्या है, जो बताएगा पित्तांत वमन और कफांत विरेचन। ये जो पित्तांत वमन और कफांत विरेचन है, ये वमन के जो शुद्धि होता है कि वमन पूरी तरीके से हुआ है कि नहीं है, या वमन का वेग जो है वो उत्तम वेग है, उसका भी लक्षण होता है कि कफांत विरेचन और पित्तांत वमन कराते हैं। ठीक है, तो वही कराएंगे, पित्तांत वमन कराएंगे, कफांत विरेचन कराएंगे। ठीक, फिर संशोधन चिकित्सा के बाद शमन चिकित्सा में वही चीज़ें यूज होंगी, क्या कामदुधा रस है, या फिर शंख भस्म है, या फिर प्रवाल पिष्टी है। ये जो मैं बता रही हूँ ये अम्लपित्त की भी मेडिसिन है ना, अम्लपित्त, अन्नद्रव्यशूल और परिणामशूल तीनों की हैं। ठीक है, कामदुधा रस हो गया, शंख भस्म हो गया, प्रवाल पिष्टी हो गई, अविपित्तकर चूर्ण हो गया, आम्ल की चूर्ण हो गया, हरित की चूर्ण हो गया, पानीय भक्त मोदक हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, या अगर शूल है तो आप उसके से थ्रू भी एक दो मेडिसिन याद कर सकते हैं, जैसे शूल वज्रणी वटी है, शूल केसरी रस है। ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन आप लोग अम्लपित्त और अन्नद्रव्यशूल और परिणामशूल तीनों में दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके मेडिसिन बोल दे रही हूँ, तो आप लोग जो भी लिखना चाहें वो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, सूत शेखर रस, लीला विलास रस, कामदुधा रस, अविपित्तकर चूर्ण,
आमलकी चूर्ण, त्रिव्रत चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, शतावरी चूर्ण, शूल वज्रणी वटी, शूल वज्रणी वटी, सूल गज केसरी रस, पानीय भक्तवटी। तो ये क्या मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई, इनमें से आप 4 5 6 जो भी आपको ठीक लगे वो आप देखिए। हमें क्या यहाँ पे पित्त को निकालना है, तो पित्त के लिए क्या होता है, श्रेष्ठ विरेचन होता है। और पित्त शामक क्या है, ऐसी औषधियां जो शीतवीर होंगी वो क्या पित्त का शमन करेंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हमें यहाँ पे मेडिसिन जो है वो याद रखनी है। जैसे त्रिव्रत हम जानते हैं, त्रिव्रत क्या होता है, सुख विरेचना नाम होता है, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, त्रिव्रत चूर्ण यूज कर देंगे। दूसरा क्या है, आम्लकी चूर्ण है। तीसरा शतावरी चूर्ण यूज कर सकते हैं, ठीक। अभिपित्तकर चूर्ण हम सभी लोग जानते हैं, अम्लपित्त में क्या है बहुत मतलब इसकी बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसी तरीके से सूत शेखर रस है, लीला विलास रस है, कामदुधा रस है, शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है। ये सभी क्या है, अम्लपित्त यानी पित्त का क्या है, पित्त को शांत करने वाली मेडिसिन हैं, ठीक है। तो ये अम्लपित्त है, अन्नद्रव शूल है, परिणाम शूल है। इसमें ये क्या है, ये सारी मेडिसिन जो है याद दी जा सकती हैं, ठीक। तो ये क्या था, अम्लपित्त के बारे में, अन्नद्रव शूल के बारे में और परिणाम शूल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मैंने आप लोगों को उदर रोग जो है वो जब जलोदर पढ़ाया था तो बताया था, उदर रोग जब मैंने जलोदर पढ़ाया था तब बताया था। तो जो उस वक्त मैंने जो भी मेडिसिन बताई थी आपको जलोदर पढ़ाते समय, ठीक है, वो सारी मेडिसिन जो हैं वो उदर रोग में भी काम करेंगी। बस इसमें आपको करना ये है कि उदर रोग के क्या है 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, बद्धगुदोदर, प्लीहोदर, छिद्रोदर, जलोदर, है ना, या उसी को सन्निपातोदर को दुष्योदर कहते हैं। तो आपको इनकी बस एक डेफिनेशन, जैसे बद्धगुदोदर क्या है ना, प्लीहोदर क्या है, जब प्लीहा की वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या प्लीहोदर बोलते हैं। जब आंत में क्या है कुछ मछली वगैरह खाने से या कुछ क्या है कुछ कंकड़ पत्थर या फिर कुछ इस तरीके का पदार्थ भोजन के साथ खा लेने से या ज्ञानतावश खा लेने से क्या वो आंतों में जाके फंस जाता है, तो क्या है इसे बद्धगुदोदर कहते हैं। या किसी कारण से जब आंत क्या फट जाती है, कोई नुकीली चीज लगने से या कुछ खाने से जब आंत में क्या छेद हो जाता है तो उसे क्या छिद्रोदर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको बस क्या डेफिनेशन याद कर लेनी है इसकी, कि अगर बाई चांस वहां पूछा जाए तो आप इसको डेफिनेशन वहां पे बता सकें। निदान जो है, संप्राप्ति जो है, वो सब मैंने जब जलोदर पढ़ाया था तो बताया था। जो ट्रीटमेंट है इसका वो भी सेम है। जलोदर का जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, जो भी मेडिसिन मैंने आपको जलोदर के लिए बताई थी, वही सब क्या है उदर रोगों में काम करेंगी। जो चिकित्सा सूत्र है वो भी वही सेम है कि संशोधन कराएंगे। फिर उसके बाद क्या है, अग्निमांद से होता है उदर रोग, तो उसमें क्या कराएंगे, दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे। रोगी को क्या है, नित्य विरेचन कराएंगे। नित्य विरेचन के द्वारा जो उदर में जो जल का संचय हुआ है, जो उसको क्या है, उदक में जो संचय है उसको क्या है निकालेंगे, यानी दोषों से की शुद्धि करेंगे, ठीक है। तो नित्य विरेचन हम लोग इसमें कराएंगे, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था क्या इच्छा भेदी रस है या फिर त्रिफला चूर्ण है या फिर जलोदर अरी रस है, तो हम लोग इन सब का यूज करेंगे, ठीक। जितने भी विरेचन वाले मैंने आपको बताए थे। इसके बाद क्या हम लोग चित्रक आदि वटी, जो दीपन पाचन के लिए क्या दे सकते हैं, चित्रक आदि वटी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो जो जलोदर की ट्रीटमेंट में मैंने आपको मेडिसिन बताई थी, वही सारी मेडिसिन क्या उदर रोग के ट्रीटमेंट के लिए भी काम करेंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं गृहिणी के बारे में, ठीक है, क्योंकि गृहिणी जो है, गृहिणी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और गृहिणी क्या है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। कल गृहिणी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या जो इसके कारण है वो ऑलमोस्ट वही है जो कल मैंने आपको अजीर्ण में, अरुचि में, अग्निमांद में आपको पढ़ाए थे, ठीक। यानी क्या कि निदान सेवन करेंगे। निदान सेवन में क्या है, गुरु स्निग्ध आहार करने से, दिवाशयन करने से, है ना, या रात्रि जागरण करने से, या फिर क्या अध्यशन करने से, या विश्वासन करने से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अग्नि की दुष्टि होता है, अग्नि क्या मंद हो जाती है। अग्नि के मंद होने से क्या भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता, आम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, गृहिणी आम का जब ठीक से पाचन नहीं होता है तो क्या होता है, कभी पक्व और कभी क्या है अपक्व मल की क्या होता है
प्रवृत्ति होती है। तो यानी कभी बंधे हुए मल की और कभी क्या होता है बिना बंधे हुए मल की, यानी कभी पक्व और कभी अपक्व मल की क्या होता है प्रवृत्ति होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी रोग कहते हैं। ठीक, जब अग्निमांद्य होने के कारण जब अन्न का क्या है ठीक से पाचन नहीं हो पाता है, तो कभी बंधा हुआ और कभी बिना बंधा हुआ मल जो है वो गुदमार्ग से प्रवृत्त होता है, यानी कभी पक्व कभी अपक्व मल जो है वो गुदमार्ग से प्रवृत्त होता है। तो ऐसी व्याधि को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ग्रहणी के अगर भेद की बात करें तो चरक ने इसके 4 भेद बताए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज। और माधवकर ने 2 और भेद एक्स्ट्रा बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, घटी यंत्र ग्रहणी और संग्रहणी। तो जो वातज पित्तज कफज सन्निपातज है, इसके बाद क्या है, संग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी। संग्रहणी का मतलब, संग्रहणी का क्या, संग्रह करना, यानी कोई चीज क्या इकट्ठी हो रही है। तो संग्रहणी में क्या होता है, आंतें जो है वो इतनी ज्यादा दुर्बल हो जाती हैं कि उनमें क्या होता है, वो स्टूल पास करने के उनमें इतना प्रेशर नहीं रह जाता कि वो स्टूल पास कर सकें, या उनमें जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है वो ऐसी नहीं होती है कि स्टूल जो वो डेली डेली पास हो सके। तो संग्रहणी में क्या होता है, पहले आंतों के दुर्बल होने की वजह से पहले तो क्या है, मल का संचय होता है आंतों में, यानी जो स्टूल है वो इकट्ठा होता है, और उसके इकट्ठा होने के बाद फिर उसके प्रेशर से जो स्टूल इकट्ठा होता है, फिर वो जो प्रेशर डालता है एनल रीजन में, उसके बाद वो पास होता है। तो संग्रहणी में पहले मल का संचय होता है आंतों के दुर्बल होने के बाहर कारण, और उसके बाद क्या होता है, फिर मल की प्रवृत्ति होती है। और घटी यंत्र ग्रहणी में क्या है, आंतें इतनी ज्यादा दुर्बल हो जाती हैं कि जब पेशेंट जो है वो लेफ्ट या राइट करवट लेटता है, यानी अपने पार्श्व से लेटता है, तो आंतों में जो खाना होता है या पानी होता है, तो आंतों की दुर्बलता कारण पेशेंट के करवट लेने के साथ साथ क्या आंतें भी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होती हैं, और जिसकी वजह से जो उनमें खाना होता है या पानी होता है वो मूव करता है। तो जैसे घड़े को जब हम लोग पानी में डुबोते हैं ना, तो बुदबुद की आवाज सुनाई देती है, जैसे घड़े को पानी में डुबोएं तो जो आवाज उत्पन्न होती है, वैसी ही पेशेंट जब अपनी पोजीशन बदलता है, लेटने की जो पोजीशन है वो बदलता है, राइट से लेफ्ट होता है, लेफ्ट से राइट होता है, तो आंतों के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, घड़े के जल में डूबने की तरह ही क्या होता है, बुदबुद ध्वनि उत्पन्न होती है, उस तरीके का साउंड सुनाई देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घटी यंत्र ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि संग्रहणी क्या होता है, आपसे नॉर्मली पूछा ग्रहणी क्या होता है, आपने डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि अच्छा संग्रहणी क्या होता है या घटी यंत्र ग्रहणी क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन बताई है। ठीक है, तो चरक ने कितने 4 भेद बताए, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, और जो आचार्य माधव हैं उन्होंने 6 बताए, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, संग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा का जो कल वही मैंने ट्रीटमेंट बताया था, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है। इसमें भी क्या अग्निमांद्य हो रहा है, ठीक है, और अग्निमांद्य के कारण क्या भोजन का सही से पाक नहीं हो पा रहा है। तो हमें चिकित्सा क्या करनी होगी, सबसे पहले निदान परिवर्जन करना होगा। जिस भी कारण से क्या व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, हमें उन कारणों का क्या है त्याग करवाना होगा पेशेंट को, हमें उसे समझाना, काउंसिल करेंगे हम पेशेंट को कि इन चीज़ों से आपको ये बीमारी हो रही है, तो आप इन चीज़ों का क्या है त्याग करें या इन चीज़ों का सेवन ना करें। ठीक है, और अपने विहार में भी उसी हिसाब से चेंजेस लेके आए। दूसरा क्या है, संशोधन चिकित्सा, जो कल मैंने आपको बताई थी कि आम है तो आम के लिए हम लोग क्या करेंगे, दीपन पाचन करेंगे। एक तो क्या है, संशोधन के द्वारा हम लोग आम को बाहर निकालेंगे, यानी कि हम लोग वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, बस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, हम लोग आम को अग्नि को क्या प्रदीप्त करेंगे, अग्निमांद्य है तो हम लोग अग्नि को प्रदीप्त यानी अग्नि को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो अन्न है जिसका पाचन नहीं हो पा रहा उसका क्या है पाचन करेंगे। तो हम लोग संशोधन में वमन विरेचन बस्ती इनका प्रयोग करेंगे, स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, है ना, और वमन विरेचन बस्ती इनका प्रयोग करेंगे। और इसके बाद क्या दीपन पाचन और चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। ठीक, दीपन पाचन के लिए क्या होता है, जो आचार्यों ने बताया तक्र जो है उसको ग्रहणी में श्रेष्ठ कहा है, कि जो तक्र है उसका ग्रहणी में क्या है बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक, इसी तरीके से घृत जो होता है, घी होता है, वो भी क्या है अग्निवर्धक होता है, तो हम लोग घी भी खिला सकते हैं, मतलब घी जो है वो अग्निवर्धन का काम करता है। ठीक है, तो ये तो थी संशोधन चिकित्सा और चिकित्सा सूत्र। अब इसके बाद क्या है, जो संशमन औषधियां, इसमें ये भी कह सकते हैं जो अजीर्ण की चिकित्सा है वही सेम क्या है ग्रहणी की चिकित्सा, क्योंकि इसमें भी क्या अन्न का पाचन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें जो संशमन योग होंगे वो जो कल हम लोगों ने जिनकी जो बात करी थी वो सेम वैसे ही रहेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें क्या है अग्नितुंडी वटी दे सकते हैं, ठीक है, चित्रक आदि वटी दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या अग्नि कुमार रस दे सकते हैं, है ना, या अगर गृहिणी के नाम से बोलना है तो गृहिणी कपाट रस आता है वो दे सकते हैं, अग्नि संदीपन रस दे सकते हैं, यानी अग्नि की वृद्धि करने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं। तक्र का क्या है आचार्यों ने श्रेष्ठ बोला है, तो हम लोग इसमें क्या तक्रारिष्ट दे सकते हैं, ठीक है, या तक्र हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग गृहिणी में। तो ये सारा क्या ये सब चीजें हम लोग गृहिणी में प्रयोग कर सकते हैं, और ये गृहिणी में, अरुचि में, अग्निमांद में, या ऐसी कहीं भी, जैसे कि अर्श है,
ग्रहणी, अर्श और अतिसार, ये तीनों क्या है, परस्पर निदानार्थकर रोग है। निदानार्थकर रोग का मतलब क्या होता है, यानी एक दूसरे से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। अर्श से क्या होता है, अतिसार हो जाता है, अतिसार से क्या, ग्रहणी हो जाता है, ग्रहणी से क्या है, अर्श हो जाता है, या फिर ग्रहणी से अर्श हो सकता है, अर्श से अतिसार हो सकता है। तो यानी ये तीनों व्याधियां जो है, एक तो तीनों अग्निमांद की वजह से होती हैं, ठीक है। तीनों में हम लोग क्या है, दीपन पाचन चिकित्सा करते हैं। और तीनों में जो दीपन पाचन चिकित्सा और इसमें जो मेडिसिन है वो भी क्या है, यूज कर सकते हैं। जैसे तक्र जो है वो ग्रहणी में भी श्रेष्ठ बताया गया, और तक्र का प्रयोग जो है अर्श में भी क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, मेडिसिन है ग्रहणी की। वैसे मैंने कल मेडिसिन लिखवाई थी, आज मैं एक बार फिर से इन्हें रिपीट कर देती हूँ, तो आप लोग अगर सुन लीजिए। जैसे कि इसमें हम लोग क्या है, तक्रारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, तक्र हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं ना, और अग्निवर्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, दशमूल घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं, चित्रकादि वटी का प्रयोग कर सकते हैं, अग्नितुंडी वटी का प्रयोग कर सकते हैं, अग्नि कुमार रस का यूज कर सकते हैं, अग्नि संदीपन रस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रहणी कपाट रस का यूज कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें, और इसके साथ ही साथ एक जो विशिष्ट कल्पना जो गृहिणी के ही लिए की थी, वो आचार्य चक्रपाणी ने की थी, वो थी परपटी कल्पना। आचार्य चक्रपाणी का काल क्या है, 11वीं शताब्दी। 11वीं सदी। हाँ, आचार्य चक्रपाणी जो 11वीं सदी के, और उन्होंने क्या परपटी कल्पना जो उन्होंने दी थी, जो कि परपटी क्या है, पारद का पोटबंद है ना। तो परपटी कल्पना, और परपटी में होता क्या है, पारद और गंधक जो होता है उसको कूट पीस के क्या, पहले उसकी कज्जली बना लेते हैं, है ना, यानी पापड़ की तरह। परपटी का मतलब क्या है, पापड़ की तरह बना लेना, ठीक है। तो परपटी में पारद और गंधक होता है, ठीक है। तो उसके बाद जिस हिसाब से बीमारी है, मतलब सॉरी, जिस हिसाब से योग है उसमें हम लोग उसमें कंटेंट मिलाते हैं, मतलब उसमें द्रव्य मिलाते हैं फिर, ठीक है। तो परपटी जो है वो आचार्य चक्रपाणी ने गृहिणी रोग के लिए ही बताई थी। तो हम लोग इसमें क्या, रस परपटी का यूज कर सकते हैं, लौ परपटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताम्र परपटी का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो परपटी कल्पना है वो स्पेसिफिकली आचार्य चक्रपाणी ने सबसे पहले गृहिणी रोग में ही बताई थी, ठीक। तो ये क्या है, गृहिणी रोग के बारे में था। अब जो दो व्याधि हैं जिनके बारे में मैं बताती हूँ, एक है भस्मक रोग। तो भस्मक रोग को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से कोरिलेट करते हैं। भस्मक रोग में मेनली इसकी डेफिनेशन ही पूछते हैं, कभी कभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी पूछ लेते हैं कि भस्मक रोग क्या है। तो भस्मक रोग में क्या होता है कि पेशेंट की डिफरेंट निदान सेवन से पेशेंट की जो अग्नि होती है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, उसकी अग्नि क्या तीव्र होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, मनुष्य जो भी भोजन करता है वो जल्दी जल्दी पच जाता है, और उसे क्या बार बार भूख और प्यास लगती है, और जब उसे खाना नहीं मिलता है तो वो बेचैन हो जाता है, और अगर ज़्यादा देर तक उसे कुछ भी खाने को ना मिले तो फिर क्या धातुओं का पाक होने लगता है, ठीक। इसे ही हम लोग क्या भस्मक रोग बोलते हैं। तो इसके जैसे इसी तरीके के सिम्टम्स क्या हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलते हैं, तो भस्मक रोग को क्या हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से कोरिलेट करते हैं। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो यही है, निदान परिवर्जन करेंगे, फिर हम लोग उस पेशेंट को ऐसा खाना खिलाएंगे, इसमें क्या है, कफ मंद हो जाता है और पित्त की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पित्त वृद्धि की वजह से ही क्या अग्नि बढ़ जाती है, ठीक है। जब कभी कफ बढ़ेगा तो अग्नि मंद हो जाएगी, पित्त बढ़ेगा तो अग्नि क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पित्त बढ़ जाता है और कफ मंद होता है। तो हमें इसमें एक तो निदान परिवर्जन करना है, दूसरा कफवर्धक चीजें खिलानी है, और ऐसी कफवर्धक चीजें खिलानी है, इसका दूसरा चिकित्सा सूत्र। तीसरा, हमें ऐसा भोजन कराना है जो क्या देर से पचे, गरिष्ठ हो, यानी कि जैसे हम क्या गुरु भोजन कराएंगे, स्निग्ध भोजन कराएंगे ना, जो भोजन क्या पचने में समय लेता है। पेशेंट को क्या है दिवाशयन कराएंगे, उसे विश्राम करने के लिए कहेंगे ना। तो जो कफवर्धक चीजें हैं, कफवर्धक आहार विहार है, उसका सेवन हम मतलब वो हम पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से, ठीक। दूध है, मलाई है, इस तरीके की चीजें उसे खाने के लिए कहेंगे। और अगर मेडिसिन की बात करें तो इसमें हम लोग अपामार्ग चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, लाछा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी में गूलर की छाल के प्रयोग करने के लिए बताया गया है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेनली जो है वो डेफिनेशन पूछते हैं कि भस्मक रोग क्या होता है, अगर कभी उन्हें पूछना होता है तो, ठीक। अब इसके बाद आता है दूसरा छर्दी। छर्दी का मतलब हम सभी जानते हैं, यानी वॉमिटिंग से है, ठीक है। तो जब क्या होता है, कफ और पित्त से मिश्रित अन्न मुख मार्ग से बाहर निकलता है ना। जब कफ और पित्त से मिला हुआ अन्न जो है मुंह के थ्रू बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या छर्दी यानी कि वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। छर्दी के 5 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, निपातज और द्विष्ट अर्थ संयोगज,
यानी कि आगंतुज। दृष्ट अर्थ को क्या आगंतुज भी बोलते हैं, कि एक तो चार तो क्या दोषों की वजह से हो सकती है, वातज पित्तज कफज निपातज, इसकी वजह से। और पांचवी क्या आगंतुज कारण से, हमने कुछ क्या है कोई खराब चीज देख ली, या कुछ खराब खाना खा लिया, या जैसे होता है ना विभत्स दर्शन जिसे बोला है, कि कुछ घृणित दृश्य देख लिया या गंदी चीज देख ली तो हमें वॉमिटिंग आ रही है, या कुछ गंदा खा लिया तो उसकी वजह से आ रहा है, या कुछ ऐसा सोच लिया तो उसकी वजह से आ रही है ना, आगंतुज कारणों से है। कुछ अचानक से बहुत ही खट्टा या फिर कसैला इस तरीके की चीज खा ली तो उससे क्या वॉमिटिंग हो रही है, तो ये क्या। और इसी में क्या है दोहृदया वाला भी एक आता है, कि मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन को जो वॉमिटिंग्स आती हैं, आगंतुज कारण है, ठीक है। तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज और द्विष्टर्थ संयोगज, ये क्या है 5 तरीके के छर्दी के भेद बताए हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, छर्दी क्या है एक तरीके से वमन है, मतलब छर्दी में भी क्या है उल्टी हो रही होती है, तो इसमें हम लोग क्या पेशेंट को और वमन कराएंगे। इससे क्या होगा, पहले तो निदान परिवर्जन, ठीक है। अगर मैं कभी निदान परिवर्जन बोलना भूल भी जाती हूँ किसी व्याधि में, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, निदान परिवर्जन। बोला भी गया है, सुश्रुत ने बोला है, संक्षेपता क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, है ना, कि संक्षेप में सर्वप्रथम जो क्रिया है किसी भी व्याधि की वो क्या होती है, निदान परिवर्जन होती है, ठीक। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन कराएंगे। निदान परिवर्जन के बाद हम लोग क्या करेंगे, संशोधन चिकित्सा में वमन कराएंगे पेशेंट को। इससे क्या होगा, जो उसमें अपक्व आहार है ना, जो खाना पच नहीं पाया है, जो कफ और पित्त मिश्रित अन्न है, वो पूरी तरीके से क्या है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकल जाएगा तो जो अवशिष्ट भाग या थोड़ा बचा कुचा भाग होगा उसे हम लोग क्या दीपन पाचन लंघन कराएंगे एक तो पेशेंट को, ठीक है। लंघन करने से क्या होगा, अग्नि की अगर समय मिलेगा, अग्नि को क्या होता है समय मिलता है, अग्नि की एक तो वृद्धि होती है, दूसरा उसका क्या है उसको टाइम मिलता है कि वो जो अन्न है जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका क्या है वो पाचन कर सके, ठीक, उसको पचा सके। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर हम लोग पहले वमन कराएंगे, फिर उसके बाद क्या है दीपन पाचन चिकित्सा कराएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या विरेचन कराएंगे, ठीक, पहले संशोधन करा लेंगे, फिर उसके बाद क्या दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे और उल्लंघन कराएंगे। उसके बाद जो संशमन योग है इसमें क्या है छर्दी रिपु रस है जैसे, है ना, वो उसका यूज करते हैं। वमन कुठार रस है उसका यूज कर सकते हैं। मुंह का टेस्ट इसमें खराब हो जाता, कसैला हो जाता, तो कल मैंने बताया था मुंह का अरुचि में जैसे बताया था कि मुंह का टेस्ट सुधारने के लिए क्या एलादी वटी होता है ना, उसका प्रयोग करेंगे, या लवंगादी वटी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ चंदन आसव है, चंदन क्वाथ है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्या है मयूर पिच्छ भस्म है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको ये सारी मेडिसिन दी, फिर भी उसकी छर्दी ठीक नहीं हो रही है, फिर आप क्या करेंगे, मतलब वॉमिटिंग जो है पेशेंट की वो सबसाइड नहीं कर रही है, तो फिर क्या करेंगे आप, कोई बताए। अगर कोई ऐसा उससे क्वेश्चन पूछा गया, ये नॉर्मली कभी कभी पूछ लेते हैं वो, कि अगर वॉमिटिंग का पेशेंट है या फिर डायरिया का पेशेंट है, जैसे अतिसार है ना, तो अगर कभी वॉमिटिंग का या डायरिया का पेशेंट आ रहा है और आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पा रही है, वो कवर नहीं हो रही है, विरेचन करवा देंगे उसको। हाँ नहीं, हमने सब कराया, वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, फिर संशमन योग भी दे दिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, वमन का वो छर्दी का या नहीं रुकेगा मैम तो रेफर करना है। हाँ, ये रेफर करना है। जैसे हम उसको मेडिसिन दे के देखेंगे, और अगर हमारा पेशेंट जो है हमारी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होने लग जाता है ना, और फिर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है बॉडी में वो भी क्रिएट हो जाता है। तो जैसे वो पूछे फिर आप रेफर कर देंगे क्यों, तो इसमें आंसर ये होता है कि जो डॉक्टर है उसका काम सिर्फ बीमारी को ठीक करना ही नहीं होता है, बल्कि सही समय पे पेशेंट को किस इलाज की ज़रूरत है जो एक रेफर करना है, वो भी डॉक्टर का क्या एक गुण है या उसका एक कर्तव्य है, ठीक है। कि मरीज के इलाज करने के साथ साथ सही समय पे उसके लिए क्या ज़रूरी है ये उसको अच्छे से समझ के और उस हिसाब से उसे दूसरे के पास भेजना, ये भी क्या है डॉक्टर का एक गुण है या डॉक्टर का कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए सर हम उसको रेफर कर देंगे। मतलब फिर वहां पे कुछ लोग वो इसलिए भी पूछते हैं कि कुछ लोग फिर बताते हैं कि सर अगर इससे कवर नहीं हो रहा है तो हम लोग नॉर्मल सलाइन देंगे, है ना, या फिर क्या हम लोग डीएनएस देंगे या रिंगर लैक्टेट यूज करेंगे या फिर ये इंजेक्शन दे सकते हैं। तो वो सब हमें पता है कि हमें आईवी का जो है वो है वो अलाउ नहीं है, तो ये सब कुछ वहाँ नहीं बोलना होता कि हम सिंपल रेफर कर देंगे फिर उस पेशेंट को, हम किसी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर जो होंगे हम उनके पास भेज देंगे उसको, या रेफर कर देंगे हम पेशेंट को। सिर्फ रेफर कर दें तो भी काम चल जाएगा, रेफर कर देंगे हम उस पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसमें एक रह जाता है, वो है गुल्म रोग, ठीक है। कभी कभी क्या है गुल्म रोग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो गुल्म का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? गुल्म का मतलब गूढ़ मूल वाला जी।
हाँ देखिए, जब क्या होता है विगुणित वायु होने से या फिर गूढ़ मूल के समान, है ना, गांठ, गुल्म का मतलब है गांठ जैसा, ठीक है, जो 9 क्वाड्रेंट बताए गए हैं एब्डोमेन के, ठीक है। आयुर्वेद में इसके 5 स्थान बताए गए हैं, कौन कौन से? हृदय, नाभि, बस्ती और दोनों पार्श्व। मैम हृदय, नाभि, बस्ती, विबस्ती, तो पार्श्व। हाँ, ठीक है। तो गुल्म के आयुर्वेद में क्या 5 स्थान बताए गए, हृदय, नाभि, बस्ती और पार्श्वद्वय, ठीक है, दोनों पार्श्व। तो जब क्या होता है, जो एब्डोमेन है उसमें क्या होता है, वायु के विघटित होने से, यानी जैसे वायु के मार्ग में अवरोध होने की वजह से, जब वायु क्या होता है गांठ की तरह, है ना, किसी गांठ की तरह इन 5 प्रदेशों में से किसी एक प्रदेश में क्या होता है इकट्ठी हो जाती है, या फिर मतलब वहां पे क्या होता है स्थान संश्रित हो जाती है, वहां पे क्या होता है एक गांठ जैसी आकृति की उत्पत्ति करती है, तो उसे हम लोग क्या है गुल्म कहते हैं, ठीक है। ये इकलौती ऐसी व्याधि है जिसमें कोई क्या है दूष्य नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है हम लोग दोष दूष्य मूर्छना पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या ये वात प्रधान व्याधि है और इसमें क्या कोई भी दूष्य नहीं होता है। यही कारण है कि विद्रधि का पाक होता है जबकि गुल्म का क्या है पाक नहीं होता है, क्योंकि इसमें दूष्य नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसके भेद की बात करें तो इसके क्या है 5 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। रक्तज गुल्म की जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें किससे करनी होती है, गर्भ से, ठीक है। जो रक्तज गुल्म है, कभी कभी रक्तज गुल्म, इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट हैं कि कुछ आचार्यों का मानना है कि रक्तज गुल्म जो है वो केवल स्त्रियों को होता है, क्यों, क्योंकि उनमें क्या है मेंस्ट्रुएशन, आर्तव वाला आर्तव होता है, तो आर्तव की विशेषता के कारण रक्तज गुल्म जो है वो सिर्फ स्त्रियों को होता है। जबकि कुछ आचार्यों को मानना है कि आर्तव की वजह से जो रक्तज गुल्म होता है वो तो केवल स्त्रियों को होता है, लेकिन जो रक्त की जो वैसा गुल्म है जो बिना आर्तव के रक्त दुष्टि के कारण जो गुल्म होता है वो क्या है पुरुषों को भी होता है, ठीक है। तो जो रक्तज गुल्म है उसकी हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं किससे, जो गर्भ है उससे, ठीक है, क्योंकि इसके लक्षण जो है वो थोड़े थोड़े गर्भ के लक्षण से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक तो पेट में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, जो ब्रेस्ट एरिया है, एरियोलर रीजन होता है वो क्या ब्लैकिश होने लग जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो मॉर्निंग सिकनेस होती है या जी मिचलाना होता है, मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होना होता, वो सब इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, और इसमें क्या होता है ये फड़कता है कभी कभी, तो ऐसा फील होता है कि जो फॉल्स स्पंदन जो होता है ना बच्चों में, जो उनमें हार्ट रेट होता है, जो उनके मूवमेंट की जो फीलिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो गुल्म में इसमें भी क्या होता है ये हिलता डुलता है, तो इसके फड़कने की वजह से वो फॉल्स फीलिंग आने लगती है कि हाँ इसमें स्पंदन हो रहा है, यानी ये बच्चे की तरह फील, गर्भ की तरह फील होता है। जबकि इसका डिफरेंस क्या है कि 9 महीने के बाद क्या है गुल्म जो होता है उसमें कोई डिलीवरी नहीं होगी, जबकि इसमें क्या है गर्भ में डिलीवरी होती है। फिर गर्भ जो होता है वो हाथ पैर और इनसे युक्त क्या होता है एक संपूर्ण आकृति बनती है इसके, जबकि गुल्म क्या होता है पिंड की तरह, रक्तज गुल्म क्या पिंड होता है, इसके ना हाथ होते ना पैर होता ना आंखें होते ना मुंह होता, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो गर्भ है उसमें क्या होता है प्राण होते हैं और उसमें क्या होता है हृदय में स्पंदन हो रहा होता है, जबकि रक्तज गुल्म में इस तरीके का कुछ नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या इसका डिफरेंस है। ये एक जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं एक बार आपको बता दूंगी, कभी कभी वो जैसे आम वात में, संधि वात में और वात रक्त में इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, या फिर क्या है ग्रहणी, प्रवाहिका और अतिसार है तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो कभी कभी वो पूछ लेते हैं। नॉर्मली आम वात, संधि वात इसमें ज्यादा पूछा जाता है, और प्रवाहिका, अतिसार और ग्रहणी में क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है। जैसे प्रवाहिका में क्या होता है प्रवाहन ज्यादा होता है, यानी कि पेशेंट जो है उसको पेट में दर्द और जो उसमें स्टूल पास करने के लिए जो प्रवाहन करता है वो ज्यादा होता है, जबकि अतिसार में क्या होता है और इसमें प्रवाहिका में मल जो है उसकी क्वांटिटी कम होती है, प्रवाहन ज्यादा होता है, जबकि अतिसार में क्या होता है मल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और प्रवाहन नहीं होता है, ठीक। इसी तरह अतिसार में क्या होता है द्रवमल की प्रवृत्ति होती है, जबकि ग्रहणी में क्या होता है कभी क्या होता है बंधा हुआ और कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अतिसार में क्या होता है फीवर हो सकता है, ग्रहणी में क्या होता है फीवर नहीं होता है जनरली, ठीक। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला भी आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, और मैं भी अपनी क्लासेस में इसको कवर कराने की कोशिश करूंगी, कर दूंगी किसी दिन क्लास में डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला एक दिन पढ़ा दूंगी जब ये कवर हो जाएगा पूरा काय चिकित्सा वाला पोर्शन, तो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें गुल्म की चिकित्सा की, तो हम लोग जानते हैं कि गुल्म में क्या है वात की प्रधानता है, तो जितने भी वात निदान परिवर्जन, उसके बाद क्या जितने भी वातनाशक कर्म है जैसे कि स्नेहन है, स्वेदन है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बस्ती है, ठीक है, निरूह बस्ती है, अनुवासन बस्ती है, इन सब का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, ठीक है, संशोधन में ये सारे काम क्या हम लोग कराएंगे, ठीक। इसके बाद क्या जो वातनाशक औषधियां हैं उन सभी औषधियों का क्या है हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसे कि
और हाँ, इसी तरीके से जो रक्तज गुल्म है उसमें हम लोग क्या योनि विशोधन औषधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इसके बाद इसकी चिकित्सा, रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10 महीने के बाद करने के लिए बताया गया है, ताकि अगर कोई वैद्य डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है कि गर्भ है या क्योंकि पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता था तो कंफ्यूजन रहती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब जो गर्भ का पूरा समय जो है वो बीत जाए, उसके बाद यानी 10 महीने के बाद जो है उसके बाद हमें रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी है। ठीक है, और तब इसमें फिर हम लोग क्या योनि विशोधन औषधियों का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, फिर विरेचक औषधियों का प्रयोग कराएंगे। ठीक, इसमें जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं वो क्या है, गुल्म कलानल रस है, गुल्म कुठार रस है ना, अग्नि कुमार रस है, हिंगवादी बटी है, कुमार यासव है, दशमूल घृत है, दंती हरित की है, और क्या है, क्षार जो है इसमें डिफरेंट यूज होते हैं, जैसे सर्जिका क्षार है, वज्र क्षार है, कुष्ठ क्षार है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम लोग निदान परिवर्जन कराएंगे। फिर वातनाशक जितने भी कर्म है, जैसे कि स्नेहन है, स्वेदन है, ठीक है, आस्थापन वस्ती है, अनुवासन वस्ती है, अभ्यंग है, परिषेक है, ठीक है, वमन है, विरेचन है, वो सब कराएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, हम लोग वातनाशक औषधियां हैं, जैसे दशमूल क्या है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंगवादी बटी मैंने बताई थी, अग्नि भी प्रदीप्त करती है। ठीक है, तो हिंगवादी बटी का यूज कर सकते हैं। फिर गुल्म कुठार रस का यूज कर सकते हैं, गुल्म कलानल रस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुमार्यासव क्या है, पेट की बीमारियों के लिए बताया था, तो कुमार्यासव का यूज कर सकते हैं। दंती हरितकी का रोगाधिकारी ही गुल्म होता है। ठीक है, तो दंती हरितकी का यूज कर सकते हैं। और जो डिफरेंट क्षार हैं, जैसे कि सर्जिका क्षार है, कुष्ठ क्षार है, वज्र क्षार है, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये अन्नवय स्रोतस की बीमारियों के बारे में था। आज ये हमारा जो है अन्नवय स्रोतस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें से अरुचि है, अजीर्ण है, आधिमान है, आटोप है, आना है, ग्रहणी है और अग्निमांद्य है। इन सबका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। संशोधन, निदान परिवर्जन, संशोधन में क्या है, वमन विरेचन, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, उसके बाद दीपन पाचन चिकित्सा करनी है। ठीक है, और इनकी मेडिसिन भी क्या है, सेम है। इसके बाद अम्लपित्त, अन्नद्रवशूल, परिणामशूल, इसका क्या है, सेम है। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सेम है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या, निदान परिवर्जन, फिर उसके बाद क्या है, वमन कराना है, विरेचन कराना है, आस्थापन और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो पित्तनाशक औषधियां हैं उनका प्रयोग करना है। ठीक, मेडिसिन भी इसकी क्या है, कॉमन है। फिर इसके बाद आता है क्या,